बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का 2024 का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों के लिए जो सेक्शन बी है इस पेपर का उसका पार्ट 2 तक करवा दिया था। तो आज हम सेक्शन बी के जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने पार्ट 3 लिखा हुआ है। पार्ट 3 का फर्स्ट पार्ट है, इफ मैट्रिक्स A is equal to 5 9 2 4 8 1 3 7 0 then show that A plus A transpose is symmetric। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है और इस मैट्रिक्स A को लेके हमने ये शो करना है कि A plus A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ये चेक करना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है। तो ये याद रखें कि अ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो। यानी अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A के ही इक्वल आया जाए तो देन A इज सिमेट्रिक। फिर जो मैट्रिक्स A होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये आपने सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। स्टूडेंट यहाँ पर आपने A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है। तो इट मींस कि हमें A प्लस A ट्रांसपोज में जो मैट्रिक्स आएगी, हमारे पास इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें और ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज के ही इक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि देन A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो फिर जो A प्लस A ट्रांसपोज होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। इट मींस कि हमें A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि A प्लस A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। यानी हमें पहले A प्लस A ट्रांसपोज को फाइंड करना होगा। तो A प्लस A ट्रांसपोज को फाइंड करने से पहले हमें A ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो मैट्रिक्स A आपके पास गिवन है, तो हमने इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेना है। तो आपको मालूम है कि ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो मैट्रिक्स A की फर्स्ट रो है 5 9 2 है, तो ये आपके पास ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। इसी तरीके से जो सेकंड रो है 4 8 1, ये आपके पास ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से मैट्रिक्स A की जो लास्ट रो है 3 7 0, तो ये आपके पास A ट्रांसपोज की लास्ट कॉलम बन जाएगी। अब हमने A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A ट्रांसपोज जो हमारे पास आ गई है, इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एडिशन क्या आता है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में जो 5 है मैट्रिक्स A की, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है। तो 5 5 के साथ ऐड होगा तो 5 प्लस 5 10 होगा। इसी तरीके से 9 4 के साथ ऐड होगा तो 9 प्लस 4 क्या होता है, 13 होता है। इसी तरीके से 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री A ट्रांसपोज में 3 है, तो 2 प्लस 3 क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से आप सेकंड रो को ऐड करेंगे तो 4 की करस्पॉन्डिंग एंट्री A ट्रांसपोज में 9 है, तो 4 प्लस 9 13 होता है। इसी तरीके से 8 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 8 है, तो 8 प्लस 8 16 होता है। 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है, तो 1 प्लस 7 क्या होगा, आपके पास 8 होगा। इसी तरीके से आप लास्ट रो को ऐड करते हैं तो इस 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री A ट्रांसपोज में 2 है, तो 3 प्लस 2 5 होगा। और 7 की करस्पॉन्डिंग एंट्री A ट्रांसपोज में 1 है, तो 7 प्लस 1 5 होगा। इसी तरीके से ये 0 और ये 0 आपस में ऐड होंगे तो 0 प्लस 0 क्या होगा, आपके पास 0 ही के इक्वल आएगा। तो दैट विल बी द
ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है, तो इसके लिए हम ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई है इसका हम अगेन एक और ट्रांसपोज लेंगे, यानी इस ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैं अगर ट्रांसपोज ले लूं तो फर्स्ट रो यहाँ पर है 10, 13 एंड 5 है, तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो है 13, 16 एंड 8 है, तो ये आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो है 5, 5 एंड 0 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, और सॉरी ये जो 7 प्लस 1 क्या होता है 8 होता है, तो ये एंट्री आपके पास क्या होगी 8 होगी। तो लास्ट रो आपके पास है 5, 8, 0 है, तो ये आपके पास लास्ट कॉलम बन जाएगा, यानी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया। अब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को मैं अगर कंपेयर करूं तो इन दोनों मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, सेम है, 13, 13 है, यहाँ पे लास्ट एंट्री फर्स्ट रो की 5 है। इसी तरीके से सेकंड रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ रहा है। तो देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो इस तरीके से हम इसको सिमेट्रिक क्या करेंगे, शो करेंगे। तो आइए देखते हैं अब पार्ट 3 का सेकंड पार्ट क्या है। तो अब पार्ट 3 का सेकंड पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी वेक्टर्स 3p I hat plus 11j hat minus 5k hat and 2p I hat plus pj hat plus 2k hat are mutually perpendicular। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे ये कह रहा है कि p की किस वैल्यू के लिए, यानी p की किस वैल्यू के लिए ये जो दो वेक्टर्स हैं ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपने अपनी बुक में जो वेक्टर की यूनिट है उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जैसे मैं कहता हूं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम इन अदर वर्ड्स स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेट्स सपोज ए और बी दो वेक्टर हैं और ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, यानी थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल हो, तो फिर ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ए बी कॉस 90 डिग्री आएगा। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो इट मींस कि ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स तब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अब स्टूडेंट हमारे पास जहां पर ये जो दोनों वेक्टर्स गिवन है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो रेक्टेंगुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो, जैसे लेट्स सपोज मैं अगर एक वेक्टर लेता हूं, वेक्टर ए को मैं सपोज करता हूं a1 I hat प्लस a2 j hat प्लस a3 k hat सपोज करूं, और वेक्टर बी को मैं सपोज करूं लेट्स सपोज b1 I hat प्लस b2 j hat प्लस b3 k hat करूं, तो फिर डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इक्वल होता है। हमारे पास a1 को हम b1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो i कंपोनेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जो j कंपोनेंट है वेक्टर a में वो a2 है, वेक्टर b में b2 है, तो ये a2 इंटू b2 होगा प्लस a3 इंटू b3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को यूज करते हुए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ p फाइंड करेंगे। अब हमारे पास हमें जो क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है वो वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है, और सच दैट के वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस फर्स्ट वेक्टर को मैं वेक्टर a का नाम देता हूं, तो वेक्टर a लेट्स सपोज आपके पास है 3p I hat प्लस 11j hat माइनस 5k hat है, और वेक्टर b हमारे पास लेट्स सपोज
इस सेकंड वेक्टर को हम वेक्टर बी कहते हैं 2p i हेड प्लस p j हेड प्लस 2k हेड है। अब हमें पता है कि एज वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो देन अगर वेक्टर a और b एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो फिर देन a डॉट b किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास वेक्टर a क्या है, 3p i हेड प्लस 11j हेड माइनस 5k हेड है, इनटू वेक्टर b किसके इक्वल है, 2p i हेड प्लस p j हेड प्लस 2k हेड है। अब हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में i हेड का कोफिशिएंट वेक्टर a में 3p है और वेक्टर b में 2p है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6 p स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वेक्टर a में j हेड का कोफिशिएंट 11 है, वेक्टर b में p है तो 11 p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 p आएगा, और k का कंपोनेंट वेक्टर a में 5 है और वेक्टर b में 2 है, तो -5 इंटू प्लस 2 क्या आएगा, -10 आएगा। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, तो ये आपके पास होगी 6p स्क्वायर को -10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -60p स्क्वायर आता है। -60p स्क्वायर के हमने दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम 11p हो, तो दैट आर 15p माइनस 4p होगा और -10 एज इट इज आएगा। अब हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली तो 6p स्क्वायर प्लस 15p में आपके पास ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 3p कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में, तो ये 3 2 6 2p प्लस 3 5 क्या होगा, 15 होगा। इसी तरीके से -4p -10 में -2 अगर कॉमन ले लें तो 2 2 4 2p माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, 2 5 10 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब अगर हम 2p प्लस 5 को कॉमन ले लें तो इधर 3p माइनस 2 रह जाएगा, तो दैट विल बी द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन होंगे। अब इन फैक्टर्स को यूज करते हुए हम लोग p की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2p प्लस 5 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2p की वैल्यू 5 होगी, p की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से p की वैल्यू आएगी 2/3 आएगी। तो इट मींस कि p की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। फर्स्ट वैल्यू इज 5/2 एंड सेकंड वैल्यू इज 2/3। अब पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन विद वर्टिसेस वर्टेक्स A whose coordinates are 1 2 2, vertex B whose coordinates are 2 1 1, vertex C 3 3 4 and vertex D whose coordinates are 0 1 and 5। अब स्टूडेंट आपके पास एक टेट्राहेड्रन है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपने इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए उस टेट्राहेड्रन का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। आपने स्टूडेंट अपने जो वेक्टर की यूनिट से आपकी बुक का उसमें पढ़ा हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/6 इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी 1/6 इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन स्टूडेंट कहते हैं एक ऐसी फिगर को जिसमें 6 फेसेस हों और हर फेस जो है वो ट्राइंगल की शेप में हो। जिस तरीके से आपके पास एक डायमंड की शेप होती है, दैट इज अ टेट्राहेड्रन, और ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है। इसको हम प्लेन के ऊपर अच्छी तरीके से नहीं बना सकते हैं, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक टेट्राहेड्रन है, और इस टेट्राहेड्रन में ये जो बेस है ये ट्रायंगुलर शेप में, इस तरीके से ये फेस है, ये फेस है, और इससे जो बैक साइड पे होंगे वो फेस होंगे। इस टेट्राहेड्रन के जो वर्टिसेस हैं वो लेट्स सपोज है आपके पास A B
C एंड D है। ये 4 वर्टिसेस गिवन है और आपने इस टेट्राहीड्रन का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज मैं इस टेट्राहीड्रन के 3 को टर्मिनल एजेस लेता हूं। को टर्मिनल एजेस वो एजेस होंगे जिनका वर्टेक्स कॉमन होगा। लेट्स सपोज ये 3 को टर्मिनल एजेस हैं इस टेट्राहीड्रन के, यानी ए बी, इसको मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो ए सी है इसको मैं वेक्टर बी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और ये जो ए डी है इसको मैं वेक्टर सी के साथ लेट्स सपोज रिप्रेजेंट करूं। तो फिर जो वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहीड्रन होगा वो होगा 1/6 इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ को टर्मिनल एजेस ऑफ टेट्राहीड्रन होगा। तो यहाँ पर को टर्मिनल एजेस है ए बी एंड सी, क्योंकि ये तीनों इसलिए को टर्मिनल एजेस हैं क्योंकि इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, यानी ए है। तो देन इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी डॉट सी के इक्वल होता है। तो इट मींस के हमें टेट्राहीड्रन फाइंड करने के लिए, इस वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर ए फाइंड करना होगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी फाइंड करना होगा। तो आपको फिगर में नजर आ रहा है कि वेक्टर ए जो है वो इक्वल है ए बी के, यानी हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर ए को बाय ए बी, और ए इज द वर्टेक्स ए है, जहां पर बी जो है वो वर्टेक्स बी को शो कर रहा है। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। आपको मालूम है लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो प्लेन के ऊपर और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, लेट्स सपोज पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स अगर लेट कर ले हम लोग x2 y2 एंड z2, तो फिर वेक्टर ए बी कैसे फाइंड किया जाएगा? वेक्टर ए बी इक्वल होगा x2 माइनस x1 आई हेड प्लस y2 माइनस y1 जे हेड प्लस z2 माइनस z1 के हेड के इक्वल होगा। तो इस फार्मूले के तहत हम लोग वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 2 2 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 1 1 है। तो इट मींस के जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम x2 y2 z2 कंसीडर करेंगे। तो ये 2 माइनस 1 आई हेड होगा, यानी x2 माइनस x1 की जगह, प्लस y2 माइनस y1 करें तो y2 1 है और y1 आपके पास 2 है, तो 1 माइनस 2 जे हेड आ जाएगा प्लस 1 माइनस 2 के हेड आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 1 होता है, तो आई हेड आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो माइनस जे हेड प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस के हेड आ जाएगा। दिस इज वेक्टर ए आ जाएगा। अब हम ये टर्मिनल फाइंड करेंगे वेक्टर बी। अब देखें फिगर में वेक्टर बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो ए सी को हमने फाइंड करना है, तो ए सी को हमने क्या नाम दिया? वेक्टर बी का नाम दिया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 1 2 है और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3 3 4 है। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो वेक्टर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आई हेड आ जाएगा, प्लस सी का y कोऑर्डिनेट 3 है, a का y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 3 माइनस 2 1, तो 1 जे हेड को हम जस्ट जे हेड लिखते हैं। इसी तरीके से 4 माइनस 2 प्लस 2 के हेड आ जाएगा। तो दिस इज द वेक्टर बी आ जाएगा। अब हम वेक्टर सी फाइंड करेंगे। तो वेक्टर सी फिगर में आपको नजर आ रहा है ए डी के इक्वल है। तो इट मींस के वेक्टर सी हमारे पास होगा ए डी के इक्वल होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी का x कोऑर्डिनेट 0 है, a का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 आई हेड होता है, और ये y कोऑर्डिनेट 1 है 2 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 जे हेड हो जाएगा। इसी तरीके से 5 माइनस 2 प्लस 3 के हेड हो जाएगा। 5 माइनस 2 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इन 3 को टर्मिनल एजेस को हम फाइंड करेंगे। अब हमें वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहीड्रन फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन किसके इक्वल होगा वो आपके सामने मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। 1/6 इंटू
ए क्रॉस बी, यानी इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी डॉट सी के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो आपको मालूम है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है कि वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स को चेक किया जाएगा। तो वेक्टर ए आपके पास ये आ गया है, इसमें आपके पास आई हेड का कोफिशिएंट 1 है, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे। जे हेड का कोफिशिएंट -1 है, के हेड का -1 है। वेक्टर बी में जो कोफिशिएंट्स हैं दैट आर 2, 1 एंड 2 है। इसी तरीके से वेक्टर सी के कोफिशिएंट्स -1, -1 एंड 3 है। तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लेते हैं कि तीनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उनका डिटरमिनेंट लेते हैं। तो दैट विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो ये 1/6 इंटू, इसको एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम रो 1, तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो हम 1 यहां पे लिखेंगे और 1 जिस कॉलम में, जिस रो में है उसको डिलीट करेंगे। तो ये 1 फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में, तो जो बाकी एंट्रीज बचती हैं उनका डिटरमिनेंट लेंगे। तो 1 3 3 माइनस 2 1 2 इंटू -1 -2 होगा, तो उसकी वजह से ये +2 होगा। इसी तरीके से सेकंड एंट्री आपके पास रो 1 की -1 है, तो -1 सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो ये डिलीट होगा। 2 3 6 माइनस 2 इंटू -1 -2 होगा, तो उसकी वजह से ये +2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री है फर्स्ट रो की दैट इज -1 है, तो -1 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो की एंट्री है, तो 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको सिंपलीफाई करके क्या आता है। तो 1/6 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। 3 + 2 5 होगा, 5 1 5, ये 6 + 2 8, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 1 8, और ये -2 + 1 -1 -1 इंटू -1 +1 होगा। तो ये 1/6 इंटू 8 + 1 9 9 + 5 14 होगा। तो ये आपके पास 2 3 6 2 7 14, तो ये 7/3 क्यूबिक यूनिट will be the volume of tetrahedron। क्यूबिक यूनिट इसलिए क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं हमेशा क्यूबिक यूनिट के अंदर, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में, तो इसलिए यहाँ पर हम क्यूबिक यूनिट लिखेंगे। अब पार्ट 4 का सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने लिखा है। सेकंड पार्ट आपके सामने है, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 25। आपने 5 और 25 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। तो स्टूडेंट पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है वो सेम हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपके सामने एक सीक्वेंस लिखूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो इस सीक्वेंस में देखें जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है। इसी तरीके से वो 2 है और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में डिफरेंस सेम है। इसी तरीके से थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में डिफरेंस सेम है। यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास a2 - a1 होता है, या a3 - a2 होता है, या a4 - a3 होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सब में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स में उनमें डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मींस के इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। और अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है an इक्वल होता है a1 + n - 1 into d के इक्वल होता है, where a1 is the first term of the sequence, n is the number of terms and d is the common difference होगा। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 5 और 25 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे 4 अरिथमेटिक मीन्स को। मैं लेट करता हूं, लेट a1 कैपिटल, कैपिटल a2 कैपिटल, a3 कैपिटल, a4 आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 25। अगर
आपने जो अरिथमेटिक मीन्स की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर A1, A2, A3, A4, 5 और 25 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो फिर अगर हम इन चारों अरिथमेटिक मीन्स को 5 और 25 के दरमियान लिखें तो फिर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5 और 25 के दरमियान मैं अगर इन चारों मीन्स को इंसर्ट करूं A1, A2, A3, A4 को, तो देन मेरे पास ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी सीक्वेंस होगी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी या अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अब इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास A1 है, जो सेकंड टर्म है वो A2 है, ये थर्ड टर्म है वो A3 है, जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास कैपिटल A3 है, और जो फिफ्थ टर्म है वो आपके पास कैपिटल A4 है, और जो सिक्स टर्म है वो आपके पास 25 है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, हमने अगर A2 फाइंड करें यानी सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, तो सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो वही फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा। यानी अगर हम किसी तरीके से A2 फाइंड करें इस सीक्वेंस की, तो वो आपके पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म फाइंड करें A3, तो दैट विल बी द सेकंड अरिथमेटिक मीन होगा इस सीक्वेंस का। इसी तरीके से फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो दैट विल बी थर्ड अरिथमेटिक मीन होगा, और फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो वही आपके पास फोर्थ अरिथमेटिक मीन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हुए हम लोग ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए इस जनरल टर्म में अगर मैं n की जगह 2 ले लूं, तो A2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी आएगा। यानी A2 हमारे पास आएगा A1 प्लस डी आएगा। तो इन मीन्स के सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, A1 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, D यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और A1 हमारे पास गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में ही। A1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 है, और A6 यानी लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है, 25 है। इस A6 टर्म यानी जो 6 टर्म है इसकी मदद से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 6 टर्म को मैं जनरल टर्म की फॉर्म में लिखूं, यानी जनरल टर्म में n की जगह अगर 6 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, A6 इक्वल होगा A1 प्लस 6 माइनस 1D आ जाएगा, यानी A1 प्लस 5D आएगा। तो इन मीन्स के A6 की जगह मैं लिख सकता हूं A1 प्लस 5D लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 25 आएगा। तो A1 की वैल्यू मेरे पास है 5, तो यहाँ पे पुट करूं तो 5 प्लस 5D इज इक्वल टू 25 आएगा। यहाँ से 5D किसके इक्वल आएगा, 25 माइनस 5 आएगा विच इज 20, और यहाँ से आपके पास D की वैल्यू आएगी 20/5 आएगी। तो 5 4 20, D आपके पास क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, तो बाय डेफिनेशन सेकंड टर्म किसके इक्वल होती है, A1 प्लस D के इक्वल होती है। तो जो सेकंड टर्म है वो आपके पास A1 प्लस D है, तो A1 की वैल्यू आपके पास 5 है, D की वैल्यू अभी आपने फाइंड कर ली दैट इज 4, तो 5 प्लस 4 आपके पास 9 आएगा। और जो सेकंड टर्म है दैट इज द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, तो इन मीन्स के फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या होगा, 9 होगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम जो nth टर्म है इसमें n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3। तो इस n की जगह अगर 3 पुट करें तो A3 इक्वल आएगा A1 प्लस 3 माइनस 1D आएगा। तो 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है, तो A1 प्लस 2D आएगा। तो A1 आपके पास क्या है, 5 है, प्लस 2 इंटू D 4 है, तो 2 4 8, 8 प्लस 5 क्या होता है, 13 के इक्वल होता है। और A3 जो है वो इस सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है वो कैपिटल A2 के इक्वल है, यानी सेकंड अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। तो सेकंड अरिथमेटिक मीन आपके पास 13 आएगा। इसी तरीके से थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपने A4 फाइंड करना है, तो A4 बाय फार्मूला A1 प्लस 3D होगा। A1 हमारे पास 5 है, D हमारे पास 4 है,
तो 5 plus 3 4s are 12, that will be 17, and fourth term is the third arithmetic mean, तो it means के a3 यानी third arithmetic mean 17 आएगा, और जो फोर्थ अरिथमेटिक मीन है वो इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म बन रही है, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा a1 plus 4d होगा, तो ये 5 plus 4 into d आपके पास 4 है, तो 5 plus 16 आएगा, तो that will be 21, और फिफ्थ टर्म will be the fourth arithmetic mean of the sequence, तो so these are the arithmetic means between 5 and 25. अब पार्ट 5 है, पार्ट 5 का फर्स्ट पार्ट है, इफ सेकंड एंड सिक्स टर्म ऑफ अ जीपी आर 3 and 3/4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स 16 टर्म। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी सेकंड टर्म 3 है और सिक्स्थ टर्म क्या है, 3/4 है, यानी जो सेकंड टर्म है उसको हम a2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 3, और जो सिक्स टर्म है उसको हम s6 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 3/4, और आपसे कह रहा है फाइंड इट्स 16th टर्म, यानी a16 आपने फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कौन सी होती है स्टूडेंट? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म में जो रेशियो है वो सेम हो। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज अगर एक सीक्वेंस है 2 4 8 16 एंड सो ऑन, तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि मैं इसकी कंसेक्यूटिव टर्म में अगर रेशियो ले लूं तो वो सेम होगी। जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म a1 है 2, सेकंड टर्म a2 4 है, थर्ड टर्म इज 8, फोर्थ टर्म इज 16 है, मैं a2 डिवाइडेड बाय a1 करूं तो दैट इज 4/2 विच इज 2 आएगा। इसी तरीके से a3/a2 करूं तो 8/4 आएगा, वो भी 2 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से मैं अगर a4/a3 करूं तो ये 16/8 आएगा, वो भी 2 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि जो कंसेक्यूटिव टर्म में जो रेशियो है वो आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, और जो कंसेक्यूटिव टर्म में रेशियो होती है उसको हम स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सीक्वेंस, किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है an इज इक्वल टू होता है a1 into r पावर n-1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करते हुए 16 टर्म फाइंड करेंगे। तो इट मींस कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, a1 यानी फर्स्ट टर्म, r यानी कॉमन रेशियो, और n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो इट मींस कि हमें 16 टर्म फाइंड करना है। तो बाय फार्मूला 16 टर्म क्या होगा, n की जगह हम 16 पुट करेंगे तो a1 into r पावर 16-1 होगा, और 16-1 किसके इक्वल होता है, 15 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि 16 टर्म फाइंड करने के लिए हमें a1 और r चाहिए। तो इन दोनों टर्म्स की मदद से a2 और a6 की मदद से हम a1 और r फाइंड करेंगे। तो बाय फार्मूला a2 किसके इक्वल होगा, a1 into r होगा, यानी n की जगह यहां पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास a1 into r पावर 2-1 होगा, तो ये a1 into r आ जाएगा। तो इट मींस कि a1 into r क्या आएगा, 3। तो यहां से a1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ r क्या आ जाएगी, 3/r आ जाएगी, यानी r सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। और a6 बाय फार्मूला क्या होगा, a1 into r पावर 6-1 होता है, दैट इज 5। तो ये 3/4 के इक्वल है, तो a1 into r पावर 5 इज इक्वल टू 3/4 आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं, इसको मैं 2 का नाम देता हूं। पुट इक्वेशन 1 in 2, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो a1 हमारे पास 3/r है, तो इस a1 की जगह 3/r पुट करें तो ये r पावर 5 एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू 3/4 आएगा। यहां से ये r और r पावर 5 में से एक r कैंसिल होगा तो r पावर 4 रह जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में 3 सेकंड साइड पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट मींस के r पावर 4 इक्वल आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 into 4 आएगा, तो ये 3 कैंसिल, तो r पावर 4 1/4 के इक्वल आएगा। तो r पावर 4 को आप r स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
1/4 को आप 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो आर स्क्वायर इक्वल आएगा प्लस माइनस 1/2 के इक्वल आएगा। तो यहां से आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, एक प्लस 1/2 आएगी और सेकंड माइनस 1/2 आएगी, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आएगा और आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा। अगर आर स्क्वायर 1/2 के इक्वल है तो देन आर किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1/√2 होगा, यानी दोनों साइड से हम लोग अंडर रूट लेंगे और इस इक्वेशन में अगर आर स्क्वायर माइनस 1/2 है तो देन आर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1/2 आएगा। जब भी अंडर रूट के सिंबल में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, तो यानी आयोटा के उसमें आ जाता है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे और आर की ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, टेक करेंगे। तो आर की वैल्यू हम लेंगे प्लस माइनस 1/√2। यहां से अगर हम आर चूज करते हैं प्लस 1/√2 तो फिर आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो 16 टर्म फाइंड करनी थी। तो 16 टर्म किसके इक्वल है, A16 इक्वल है A1 इंटू आर पावर 15। तो A1, हाँ पहले आपने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A1 क्या था, 3/r के इक्वल था। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमने टेक की है 1/√2, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 1/√2 आएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A1 आपके पास आएगा 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और A16 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A16 किसके इक्वल है, A1 r पावर 15 है, तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। A1 की वैल्यू है 3 इंटू √2 है और r पावर 15 की वैल्यू के लिए r की वैल्यू हमारे पास 1/√2 पावर 15 आ जाएगा। तो दैट विल बी 3/√2 इंटू 1/√2 पावर 15 आएगा। तो यहां से ये √2 और यहां से पावर 15 में से एक कैंसिल होगा, तो ये 3 डिवाइडेड बाई √2 पावर 14 आ जाएगा। तो ये 3 डिवाइडेड बाई √2 पावर 14 को आप √2 का स्क्वायर होल पावर 7 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएंगे, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7 आएगा, विच इज 3 डिवाइडेड बाई 128 आएगा, यानी 2 पावर 7 मीन्स के आपने 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो 16 टर्म होगी वो 3 डिवाइडेड बाई 128 होगी। अब पार्ट 5 का सेकंड पार्ट है सम टू n टर्म द सीरीज, और इसकी फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 5। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नॉट पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट नहीं है बल्कि 1 मल्टीप्लाई बाई 5 है, और सेकंड टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाई 6 है, थर्ड टर्म है 3 इंटू 7 है, फोर्थ टर्म है 4 इंटू 8। इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू रहती है। अब आपने इस सीरीज का सम फाइंड करना है, तो इसका सम फाइंड करने के लिए पहले हम इसकी जो जनरल टर्म है उसको लिखना है, क्योंकि हमें उसने कहा हुआ है कि n टर्म तक इसका सम फाइंड करना है। तो फिर हमें इसकी जो जनरल टर्म है जिसको हम an के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इसका सम फाइंड करेंगे। तो nth टर्म में अगर फाइंड करूं इस सीरीज की, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए इस सीरीज को हम अगर गौर से देखें तो जो हर टर्म है वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। फर्स्ट टर्म में 1 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेकंड टर्म में 2 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थर्ड टर्म में 3 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं हर टर्म का पहला नंबर चेक करूं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में 3 है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में 4 है, तो इट मींस कि ये आपके पास n होगा इसकी जनरल टर्म। 1 2 3 4 की जो जनरल टर्म होती है वो n होती है। इसी तरीके से अगर हर टर्म की सेकंड नंबर को देखें तो यहाँ पे 5 है, तो 1 5 से 4 ज्यादा है,
इसी तरीके से सेकंड टर्म में जो सेकंड नंबर है दैट इज 6 है, तो यानी जो 6 है वो 2 से 4 ज्यादा है, तो इट मींस कि ये हर टर्म को हम ये क्या होगा n+4 होगा। अगर हम हर टर्म की फर्स्ट नंबर को n के साथ रिप्रेजेंट करें तो फिर जो सेकंड नंबर होगा वो n+4 होगा, तो इट मींस कि जो जनरल टर्म होगी वो n इंटू n+4 होगी। तो इसका मतलब है कि इस सीरीज का सम होगा हमारे पास समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k इंटू k प्लस 4 के इक्वल होगी। तो हमने अब इसका सम फाइंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूलाज। आपने अपने बुक में पढ़े हुए हैं जो समेशन ऑफ k है या जिसको आप समेशन ऑफ j कहते हैं, आप जब आपकी बुक में ये जो k है ये j के साथ रिप्रेजेंट है, इसको किसी भी अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको j या k के साथ रिप्रेजेंट करें। तो चले अगर आपकी बुक में j यूज हुआ है तो हम लोग भी यहाँ पर j को यूज करते हैं। तो याद रखें समेशन ऑफ j वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू j, ये आपके पास इक्वल होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से समेशन ऑफ j वेरीज फ्रॉम 1 to n j स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल होता है। तो इन दोनों फार्मूलाज को यूज करते हुए हम इस सीरीज का सम फाइंड करेंगे। तो इस सीरीज का सम किसके इक्वल है, j वेरीज फ्रॉम 1 to n j इंटू j प्लस 4 है, तो जिसको हम समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, j को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो j स्क्वायर प्लस 4j होगा, और ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो दोनों के साथ समेशन हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं। समेशन ऑफ j स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 4j इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये जो 4 है जो j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम समेशन के सिंबल से बाहर लेके आ जाएंगे, यानी हम इसको 4 इंटू समेशन ऑफ j वेरीज फ्रॉम 1 to n j भी लिख सकते हैं। अब समेशन ऑफ j स्क्वायर किसके इक्वल होता है, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 के इक्वल होगा, प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ j किसके इक्वल होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों टर्म में जरा गौर से देखें तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, यानी n इंटू n+1 फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों में कॉमन 2 आएगा। अगर ये 2 कॉमन ले लें n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इस टर्म को कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 2 3 6 होता है, और सेकंड टर्म में जस्ट क्या रह जाएगा 4। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसमें आपके पास 3 जो है वो एलसीएम आएगा, तो ये 2n+1 प्लस 4 आएगा। और अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n+1 प्लस 4 क्या होता है 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास n इंटू n+1 इंटू 2n+5 डिवाइडेड बाई 2 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दैट विल बी द सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म, यानी ये आपके पास इस सीरीज का सम आ जाएगा n टर्म्स तक। तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।